नमस्कार सभी विद्यार्थियों का। आज हम भारत की मिट्टियों पर बात करेंगे। मिट्टी एक महत्वपूर्ण कारक, चाहे वो जनसंख्या वितरण को इफेक्ट करता हो, प्रभावित करता हो, या जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करता हो। हम इसे कक्षा 10 की एनसीईआरटी के साथ और प्रथम श्रेणी व्याख्याता दोनों के साथ एक बड़े टॉपिक के रूप में पढ़ेंगे। हमने बहुत बार ये परिभाषा पढ़ी है कि मानव का इतिहास मिट्टी का इतिहास है। तो मिट्टी एक बहुत महत्वपूर्ण कारक है जिससे हमें भोजन प्राप्त होता है, या उसमें हम फसलें उगाते हैं। उसी पर हम धरातल के साथ उसी पर जो है अपने उद्योग परिवहन की व्यवस्थाएं चला रहे हैं। मिट्टी जहाँ उपजाऊ होती है वहाँ जनसंख्या ज़्यादा निवास करती है, ये भी हमें पता है, क्योंकि ज़्यादातर आप सभ्यताओं का विकास देखेंगे वो नदी घाटियों के किनारे या उपजाऊ मिट्टियों के किनारे ही हुआ है। तो मिट्टी का टॉपिक, तो पहले मिट्टी जो है वो लंबे वर्षों की प्रक्रिया का परिणाम है। ऐसे नहीं है कि मिट्टी और एक ऐसा कारक जो कि नवीकरणीय है, आप इसमें बीज बोएंगे फिर से इसमें फसल उगती रहती है। तो एक नवीकरणीय कारक है मिट्टी। तो इस मिट्टी को हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं मिट्टी। तो मिट्टी पहले होता क्या है? एक निश्चित प्रकार के रासायनिक तत्वों का मिश्रण, तत्वों या खनिजों का मिश्रण मिट्टी कहलाता है। और ये धरातल की सबसे ऊपरी परत है। धरातल की सबसे ऊपरी परत है मिट्टी। धरातल की सबसे ऊपरी परत है मिट्टी। अब हम जो मिट्टियां पढ़ने वाले हैं वो उच्चावच भू आकृतिक कारकों, जलवायु के कारकों से प्रभावित है। तो हम मिट्टी के प्रकारों पर बात करेंगे, और ये जो प्रकार है ये जलवायु, उच्चावच, भू आकृतियों, इन सब से संबंधित है। ये जो प्रकार बांटे गए हैं इन कारकों को लेकर बांटे गए हैं। और भारत में लगभग 2 प्रकार का मिट्टियों का क्लासिफिकेशन चलता है। पहले उन 2 प्रकार के क्लासिफिकेशन को देखेंगे। इसमें पहला क्लासिफिकेशन जो है वो है ICAR का, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च, यानी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का। और दूसरा जो प्रकार है मिट्टियों का वो है USDA डिपार्टमेंट का, यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, संयुक्त राज्य अमेरिका का कृषि अनुसंधान। तो 2 प्रकार का मिट्टियों का क्लासिफिकेशन है। हम दोनों प्रकार की मिट्टियों के क्लासिफिकेशन को पढ़ेंगे। सबसे पहले ICAR ने लगभग 8 प्रकार की मिट्टियां बांटी हैं। पहली मिट्टी जलोढ़ मिट्टी, एल्यूवियल सॉइल। दूसरी मिट्टी काली मिट्टी, ब्लैक सॉइल। तीसरी लाल व पीली मिट्टी। नंबर 4 लैटेराइट मिट्टी। नंबर 5 पर्वतीय मिट्टी। नंबर 6 मरुस्थलीय मिट्टी।
नंबर 7 लवणीय मिट्टी, और अंत में है पीट व जैविक मिट्टी। तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद कुल 8 मिट्टियों को बांटता है। पहली जलोढ़ मिट्टी, फिर काली मिट्टी, लाल व पीली मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी, लवणीय मिट्टी और पीट व जैविक मृदा। पहले तो हम इसको ध्यान रखेंगे, फिर हम यूएसडीए डिपार्टमेंट की 8 मिट्टियों पर बात करेंगे। ये कौन कौन सी 8 मिट्टियां हैं। बाकी यूएसडीए डिपार्टमेंट ने सन 1975 में अपने 10 प्रकार की मिट्टियों का क्लासिफिकेशन किया है। भारत में उसमें से मुख्य तौर पर आईसीएआर के साथ समन्वित करके 8 मिट्टियां जो हैं वो बांटी गई हैं। इस पर बात करेंगे। पहली है इंसेप्टिसोल, दूसरी है एंटीसोल्स, अल्फीसोल्स, एरिडीसोल्स। पहले तो ये इंसेप्टी, एंटी, अल्फी, एरिडी। फिर है अल्टीसोल, फिर है वर्टिसोल्स, मोलिसोल्स और फिर है अन्य मिट्टियां। कुल 8 मिट्टियां यूएसडीए डिपार्टमेंट की हैं। फिर से बात करेंगे इस पे। पहली है इंसेप्टिसोल, दूसरी है एंटीसोल्स, फिर अल्फी और एरिडी, अल्टी, वर्टी, मोली और अन्य। तो 8 मिट्टियां भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की हैं और 8 ही मिट्टियां यूएसडीए डिपार्टमेंट की हैं। अब हम मिट्टियों में पढ़ेंगे क्या कि इनमें कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, कौन कौन से तत्व नहीं पाए जाते हैं, भारत के किन राज्यों में इन मिट्टियों का विस्तार है, और प्रमुख बात ये कि ये मिट्टियां कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर भारत में फैली हुई हैं। तो बहुत बार इसमें से प्रश्न भी आता है। तो इस पूरे बिंदु को हम अब देखेंगे। तो बात शुरू करते हैं भारत में मिट्टियों से। पहले मानचित्र। चलिए, तो भारत में मिट्टियों पर बात करेंगे डिटेल से। अब हम पहली मिट्टी पर बात करते हैं जिसका नाम है जलोढ़ मिट्टी, यानी एल्यूवियल सॉइल। जलोढ़ मिट्टी, पहली मिट्टी। क्या क्या प्रमुख बातें हैं। पहली बात, भारत के कुल क्षेत्रफल के 22% भाग पर जलोढ़ मिट्टी फैली हुई है। तो पहली बात, जलोढ़ मिट्टी भारत के कुल 22% भाग पर फैली हुई है और आपको ये भारत में नदी घाटियों और तटीय क्षेत्रों में देखने को मिलेगी। अब नदी घाटियां कौन कौन सी हैं? इसमें उत्तर भारत का विशाल मैदान पूरा, अब पंजाब से लेकर पश्चिम बंगाल तक के पूरे एरिया की बात करें इस वाले की, तो यहाँ आपको जलोढ़ मिट्टी और कृष्णा, गोदावरी और महानदी और कावेरी वाला जो डेल्टाई क्षेत्र है, तटीय क्षेत्र, इस क्षेत्र में आपको जलोढ़ मिट्टी देखने को मिलती है, यहां भी और यहां भी। तो भारत में इनके 2 क्षेत्र है। पहला बात करते हैं उत्तर भारत का विशाल मैदान, यानी ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया, और दूसरा है तटीय क्षेत्र यानी कोस्टल रीजन। यानी कोस्टल रीजन में आपको ये मिट्टियां देखने को मिलती है। अब
जलोढ़ मिट्टी को 3 भागों में बांटा गया। प्रमुख रूप से हम 2 पढ़ते हैं, खादर और बांगर, परंतु वर्तमान में एक नवीनतम कांपीय मिट्टी और आ रही है। तो इस मिट्टियों के 2 भाग हैं। पहला भाग है खादर और दूसरा भाग है बांगर। अभी हम डेल्टाई क्षेत्रों में एक नवीनतम जलोढ़ मृदा, नाम ध्यान रखेंगे, नवीनतम जलोढ़ मृदा यानी कांपीय मिट्टी का जमाव भी देखने को मिलता है। वैसे वो उनका संबंध डेल्टा प्रदेशों की मिट्टियों से भी, हम 7वें प्रकार की मिट्टी पर देखेंगे कांप मिट्टी में, तो वहां भी ये आएगी। खादर जिन क्षेत्रों में प्रतिवर्ष नदी का पानी पहुंचता है वहां नवीनतम जलोढ़ या नवीन जलोढ़ मिट्टी से खादर कहती है। तो प्रतिवर्ष जब पहाड़ों से नदियां अपने साथ मिट्टी लेकर आती हैं और मैदान में बिछाती हैं, इन्हीं क्षेत्रों में वो ऊंचे क्षेत्र जहां नदी का पानी या बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता, जो कि पुरातन जलोढ़ से बने रहते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? बांगर बोलते हैं। ये नवीन जलोढ़ है और ये प्रतिवर्ष बिछते हैं, जबकि ऊंचे भाग जहां पर ये पानी नहीं पहुंच पाता उसे बोलते हैं बांगर, उसे बोलते हैं बांगर। तो खादर और बांगर और डेल्टाई प्रदेशों में बिल्कुल अंत में जब मिट्टी के कण बिल्कुल महीन हो जाएंगे तो बिल्कुल नवीनतम जलोढ़ मृदा जो होती है उसे डेल्टाई प्रदेशों की मिट्टियां भी कहा जाता है। अब इस मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस कम होता है, ध्यान रखेंगे। इस मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस कम होता है, परंतु इस मिट्टी में आपको पोटाश और चूना प्रचुर मिलेगा। पोटाश और चूना प्रचुर मात्रा में मिलेगा। यह बात आप ध्यान रखेंगे। किन की कमी है? आप देखेंगे भारत में ज्यादातर यूरिया का प्रयोग किया जाता है खाद में, और नाइट्रोजन प्रकार का उर्वरक है, क्योंकि हमारी सभी मिट्टियों में नाइट्रोजन की कमी है, इसलिए हम नाइट्रोजन उर्वरक का प्रयोग करते हैं भारत की मिट्टियों में। हम इस पे डिटेल से बात करेंगे, ये रट्टा मारने वाली चीज नहीं है। आप एक बात ध्यान रखेंगे, आप ध्यान रखेंगे, हम हमारे खेतों में रासायनिक उर्वरक का प्रयोग या नाइट्रोजन या यूरिया का उपयोग इसलिए करते हैं क्योंकि भारत की ज्यादातर मिट्टियों में नाइट्रोजन की कमी है। अब आप हर मिट्टी में इसको याद करने की कोशिश करेंगे ना कि नाइट्रोजन की कमी है, नाइट्रोजन की कमी है, नाइट्रोजन की कमी है, नहीं याद होगा। आप सामान्यतः बात हम इस पर ध्यान रखेंगे कि ये इसका मतलब होता है। चलिए, ये पहली मिट्टी थी जलोढ़ मिट्टी। अब हम दूसरी मिट्टी पे बात करते हैं। दूसरी मिट्टी जो है वो है काली मृदा, ब्लैक सॉइल। और भारत के लगभग 5% क्षेत्रफल पर यह पाई जाती है। अब इसकी जो मेन बात है, ये ज्यादातर इस मृदा के बहुत सारे नाम, इसे काली कपास मृदा, इसे रेगुर मृदा, या इसे स्वतः जुताई वाली मृदा भी कहते हैं। स्वतः जुताई वाली मृदा भी कहते हैं। एक तो ये 3 नाम इस मिट्टी के हम ध्यान रखेंगे, इसे किन किन नामों से जाना जाता है। इसे रेगुर मृदा, काली कपास मिट्टी और स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहा जाता है। भारत में लगभग आप ये वाला जो एरिया देखेंगे, ये सारा एरिया 2 नंबर की मृदा यानी काली मिट्टी से निर्मित है। तो दक्षिण भारत के अंदर लगभग कर्करेखा के थोड़ा सा उत्तर में और लगभग पूरे दक्षिण में इस मृदा का विस्तार हमें देखने को मिलता है। ये महाराष्ट्र, आप राज्य नोट कर लेंगे, महाराष्ट्र, साउथ ईस्ट गुजरात, दक्षिणी पूर्वी गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तरी कर्नाटक, थोड़ा सा इसमें साथ रखेंगे, पश्चिमी एमपी, पश्चिमी मध्य प्रदेश, उत्तरी ही आंध्र प्रदेश, ये सब राज्य जो है इस मिट्टी के क्षेत्र में आते हैं।
अब ये मिट्टी जो है वो ज्वालामुखी लावा के उद्भेदन से बनी हुई है, ध्यान रखेंगे, ये मिट्टी ज्वालामुखी लावा के उद्भेदन से। अब इसकी कुछ खासियत है, ये मिट्टी अत्यधिक चिपचिपी और गाढ़ी होती है, और जब ये मिट्टी में पानी के बाद, ये मिट्टी वर्षा के बाद सूखती है तो इसमें दरारें पड़ जाती हैं, और दरारें पड़ने के कारण ही इसे स्वतः जुताई वाली मृदा कहा जाता है। अत्यधिक नमी बरकरार रखती है, आर्द्रता की मात्रा अत्यधिक बरकरार रखती है, नमी को बरकरार रखती है, अत्यधिक नमी को अत्यधिक बरकरार रखती है, ठीक है, चिपचिपी होती है, सूख जाती है, हमने बात कर ली। इस मिट्टी में भी लोहा, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम और चूना अधिक होता है। वही बात जो पहले था, लोहा, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और चूना तो अधिक है, परंतु वही इसमें नाइट्रोजन, इसके साथ में फास्फोरस और ह्यूमस की कमी है। नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की क्या है? कमी। तो हमने दो मिट्टियां पढ़ी हैं, दोनों में इनकी कमी है, परंतु इसमें वहां चूना और पोटाश अधिक था, यहां लोहा, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम अधिक है चूने के साथ। तो कॉन्सेप्ट वाइज हम इसे क्लियर करेंगे। ये दूसरी प्रकार की मिट्टी थी, काली मिट्टी। अब हम तीसरे प्रकार की मिट्टी पर बात करते हैं। थोड़ी थोड़ी मिट्टियां ही हैं बस। तीसरी मिट्टी, उसको बोलते हैं लाल व पीली मिट्टी। रेड एंड येलो सोइल, लाल व पीली मिट्टी। अब इसका निर्माण ग्रेनाइट और नीस से हुआ है। हम बात करेंगे इस पर डिटेल से, थोड़ी सी बात ध्यान रखनी है। इसका निर्माण किससे हुआ है? ग्रेनाइट व नीस से हुआ है। और ग्रेनाइट कौन सी चट्टान है? एक आग्नेय चट्टान है। और नीस कौन सी चट्टान है? एक रूपांतरित या कायांतरित चट्टान है। तो इसका निर्माण दो मिट्टियों से हुआ है, ग्रेनाइट व नीस से। ग्रेनाइट एक आग्नेय और नीस एक रूपांतरित चट्टान है, पीले रंग की होती है। अब एक बात, लाल मिट्टी का मतलब है लोहे के ऑक्साइड के कारण इसका रंग क्या है? लाल है। और जब लोहे के ऑक्साइड में कौन सी क्रिया होगी? जलयोजन की। या लाल मिट्टी में जब जलयोजन की क्रिया होगी तो कौन सी मिट्टी बनेगी? पीली मिट्टी का निर्माण होगा। तो पीली मिट्टी का निर्माण जो है वो होगा लाल मिट्टी में जलयोजन की क्रिया से। वही बात, इसमें भी नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की क्या है? कमी। नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की क्या है? इसमें भी क्या है? कमी है। इस बात को फिर से ध्यान रखेंगे हम कि ये मिट्टी यहां, इसमें कमी पाई जाती है। अब ये मिट्टी यहां से लेकर इस पूरे भाग में लगभग आपको देखने को मिलेगी। लाल व पीली मिट्टी छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, केरल के कुछ भागों में और तमिलनाडु के कुछ भागों में ये मिट्टी देखने को मिलती है। तो उड़ीसा के आसपास से शुरू होकर पूरे तटीय मैदान और दक्कन की लावा मिट्टी के बीच का जो पूरा भाग है, ये लाल व पीली मिट्टी का है। लाल व पीली मिट्टी का है। झारखंड का संथाल व परगना और छोटा नागपुर का पठार भी इसी मिट्टी में आता है, ध्यान रखेंगे। झारखंड का संथाल व परगना और छोटा नागपुर का पठार भी इसी मिट्टी के अंतर्गत आता है, लाल व पीली मिट्टी में। और ध्यान रखेंगे, मोटे अनाजों के लिए, मोटे अनाज, दलहन, इनके लिए यह मिट्टी बड़ी प्रमुख प्रकार की मिट्टी है भाई। चौथी मिट्टी पर बात करते हैं, लैटेराइट सोइल। अब हम दो बड़ी अच्छी क्रियाओं पर बात करेंगे। एक प्रक्रिया है केशिकाकर्षण की और एक प्रक्रिया है लेटराइजेशन की, यानी अपक्षालन या निक्षालन की प्रक्रिया है और एक प्रक्रिया है केशिकाकर्षण की। तो लैटेराइट मिट्टी नंबर 4,
लैटेराइट मृदा, लैटेराइट सोइल पर बात करते हैं। क्या है ये? तो हम ये बात कर रहे हैं कि लैटेराइट मिट्टी जो है वो दो प्रकार की प्रक्रिया का परिणाम है। वैसे सॉरी, लैटेराइट मिट्टी एक प्रकार की प्रक्रिया का परिणाम है, उसका नाम है लैटेराइजेशन या अपक्षालन या निक्षालन। तो एक और प्रक्रिया केशिकाकर्षण पर बात करेंगे। पहले दोनों प्रक्रियाएं होती क्या है, लैटेराइट मिट्टी और किस प्रक्रिया का परिणाम है अपक्षालन। बहुत बार ये प्रश्न आता है, या इसको बोलते हैं निक्षालन या इसको बोलते हैं लीचिंग। क्या होती है ये, क्या ये चीज है, होता क्या है? जिन क्षेत्रों में वर्षा अधिक होती है, वर्षा अधिक होने से वहां मिट्टी में चूना और सिलिका, चूना और सिलिका वर्षा के साथ मिलकर तो कहां चले जाते हैं नीचे, यानी जल के साथ घुलकर कहां चले जाते हैं नीचे, और लोहा और एल्यूमिनियम जैसे भारी पदार्थ कहां रह जाते हैं ऊपर, यानी वो जल में घुलते नहीं है। और चूना और सिलिका जल में घुलकर कहां चले जाते हैं नीचे, तो ऊपर एक कठोर मिट्टी की परत बचती है जिसको बोलते हैं लैटेराइट मृदा। तो ध्यान रखेंगे ये प्रक्रिया लीचिंग होती है कि जब अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में जल के साथ सिलिका और चूना कहां चला गया नीचे और लोहा और एल्यूमिनियम कहां रह गया ऊपर, तो इस प्रक्रिया में कौन सी मिट्टी बनती है, लैटेराइट मिट्टी का निर्माण होता है। ध्यान रखेंगे ये प्रक्रिया अपक्षालन या निक्षालन कहलाती है। यहां बालू व चूना चला जाएगा नीचे और बाकी रहेंगे ऊपर। अब आगे, ये मिट्टी छुटपुट भागों में मिलती है। जैसे आपको यहाँ बीच वाले एरिया में यहाँ देखने को मिलेगी, यहाँ केरल वाले एरिया के आसपास देखने को मिलेगी। तो कुछ छुटपुट क्षेत्रों में, भारत के अंदर कुछ क्षेत्रों में यह मिट्टी देखने को मिलती है। हम बात करेंगे कौन कौन से क्षेत्र हैं। केरल, कर्नाटक और उड़ीसा का पठारी क्षेत्र, केरल, कर्नाटक, उड़ीसा का पठारी क्षेत्र, केरल, कर्नाटक, उड़ीसा का पठारी क्षेत्र, इसके साथ छोटा नागपुर और मेघालय का पठार, इन एरियो में भी ये मिट्टी देखने को मिलती है। इस पर हम ध्यान देंगे भाई, ठीक है। वही इसमें भी चूना, नाइट्रोजन। अब देखो चूना कहां चला गया, नीचे, जबकि हमने बाकी बात की थी वहां चूने की क्या थी, अधिकता, परंतु यहां चूना जल के साथ घुलकर कहां चला गया, नीचे। तो चूना घुला तो इस मिट्टी में चूने की क्या होगी, कमी, चूना। इसके अलावा हम ध्यान रखेंगे इस मिट्टी में चूना, नाइट्रोजन, पोटास और ह्यूमस यानी जैविक पदार्थों की क्या होती है, कमी होती है। फिर से कह रहा हूं, देखो अभी तक 4 मिट्टियां पड़ी हैं, चारों में नाइट्रोजन की कमी है। ध्यान रखेंगे यह मिट्टी अम्लीय होती है क्योंकि चूने की क्या है इसमें कमी, और चूने की कमी होने से ये क्या होती है, अम्लीय प्रकार की मिट्टी होती है। और अम्लीय, हाँ, चूने की कमी से अम्लीय होगी, अम्लीय प्रकार की मिट्टी होती है। और अम्लीय होने से इस मिट्टी में चाय की खेती बड़ी अच्छी होती है, तो चाय की खेती के लिए प्रसिद्ध है। जबकि लाल व पीली मिट्टी मोटे अनाजों दलहन की खेती के लिए प्रसिद्ध है। काली मिट्टी कपास के लिए प्रसिद्ध है। जलोढ़ मिट्टी आप जानते हैं, कोई भी फसल आप उसमें उगा ले, गेहूं और चावल उत्तरी भारत में मुख्य तौर पर उस मिट्टी में बोया जाता है, तो उसका भी ध्यान रखेंगे। तो चाय की खेती इस मिट्टी में की जाती है। ये चौथे प्रकार की मिट्टी थी हमारी लैटेराइट मृदा। चलिए आगे बात करते हैं 5वीं मृदा पर, छोटी छोटी रह गई अब तो। पहली 5वीं मिट्टी है पर्वतीय व वन मृदा, माउंटेन एंड फॉरेस्ट सॉइल। और ये मिट्टी मृदा अपरदन से अत्यधिक प्रभावित है। मृदा अपरदन में भी कौन सा अपरदन, नदी अपरदन से। जैसे बालू मिट्टी पवन के अपरदन से प्रभावित है, वैसे ये मिट्टी नदी अपरदन से प्रभावित है। और पर्वतीय क्षेत्रों में नदियां जब इन्हें अपने साथ पाकर, बहुत ढीली होती है ये मिट्टी, और आप देखते हैं इसी कारण पर्वतीय मिट्टी में भूस्खलन की प्रक्रिया बहुत अधिक होती है।
अगर थोड़ा सा भी पानी इसमें आ जाए तो वो इनके लिए ग्रीस का काम करता है, लुब्रिकेंट का काम करता है, और ये पूरी की पूरी जो मिट्टी है वो कहाँ आ जाती है, नीचे आ जाती है। तो नदी अप्रदन से ये मिट्टी प्रभावित है। अब ये अब तक पड़ी की पहली मृदा जिसमें ह्यूमस की मात्रा अधिक होती है। क्यों होती है? क्योंकि पहाड़ों पर जो वनस्पतियां हैं उनके पत्ते जो है वो टूट टूट कर इस मिट्टी में मिलते रहते हैं, मिट्टी अपघटित होती रहती है, इसलिए इस मिट्टी में जैविक पदार्थ अधिक पाए जाते हैं। इस बात को आप अच्छे से नोट कर लेंगे। पहली मिट्टी है जिसमें जैविक पदार्थों की वृद्धि होती है, जीवाश्म की क्या होती है, अधिकता होती है, ठीक है। और अपघटित होने से ह्यूमिक अम्ल मिलता है, ह्यूमिक अम्ल मिलता है, और फिर मिट्टी क्या हो जाती है, अम्लीय प्रकार की मिट्टी जो है वो ये बन जाती है। ध्यान रखेंगे इस बात को हम ढंग से। इसमें भी पोटाश, फास्फोरस और चूना क्या होता है, कम होता है भी। पोटाश, फास्फोरस और चूना क्या होता है, कम होता है। मैंने बात कर दी मृदा अपरदन की समस्या से प्रभावित है, बहुत ढीली होती है। ये एक पर्वतीय मृदा, हिमालय वाले भागों में आपको सामान्य तौर पर ये मिट्टी देखने को मिलेगी। हाँ, बागाती कृषि के लिए प्रसिद्ध है। बागाती कृषि, आप चाय को देखेंगे, चाय के बागानों के लिए, कहवे के लिए, मसालों के लिए और फलों के लिए ये मिट्टी बड़ी उपयोगी होती है भाई। ये हमारी पांचवें प्रकार की मिट्टी थी जो ऊपर पाई जाती है पर्वतीय भागों में। कौन सी मृदा पर्वतीय व वन मृदा। इसी के नीचे बात करते हैं 6 नंबर की, मरुस्थलीय मृदा। राजस्थान में अरावली के पश्चिम का ये सारा भाग जो है ये किस प्रकार की मृदा में आता है, उत्तरी गुजरात और पश्चिमी राजस्थान मरुस्थलीय या बलुई मिट्टी में आता है। मरुस्थलीय या बलुई मिट्टी में आता है। ये बलुई मिट्टी होती है, लोहा और फास्फोरस पर्याप्त होता है, लोहा प्लस फास्फोरस इस मिट्टी में पर्याप्त होता है भाई। ध्यान रखेंगे, लोहा और फास्फोरस इस मिट्टी में पर्याप्त होता है। इसमें भी नाइट्रोजन और उर्वरक कम होता है, नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है इस मिट्टी में भी। ध्यान रखेंगे इस बात को अच्छे से। अब ये क्या है, उपजाऊ नहीं होती, परंतु सिंचाई से इसे उपजाऊ किया जा सकता है। दूसरा, ये मिट्टी क्षारीय प्रकृति की होती है। अभी हमने पिछले 2 मिट्टियां पढ़ी, वो कौन सी प्रकृति की थी, अम्लीय है, परंतु ये मिट्टी क्षारीय प्रकृति की होती है। ध्यान रखेंगे, क्षार होता है इसमें, बिल्कुल आराम से। और इसमें भी बाजरा या तिलहन की फसलें बड़े अच्छे तरीके से उगाई जा सकती हैं। बाजरा या तिलहन, बाजरा और तिलहन की फसलें बड़े अच्छे तरीके से इस मिट्टी में उगाई जा सकती हैं। ये 2 मृदा हमारी और कंप्लीट हुई। हम अंतिम 2 पर बात करते हैं। 2 मृदा कौन कौन सी हैं? एक मिट्टी है लवणीय व क्षारीय मिट्टी, और दूसरी है सात नंबर लवणीय व क्षारीय मृदा, जिसे कहा जाता है रेह, ऊसर या कल्लर। रेह, ऊसर और कल्लर 3 नामों से जानी जाती है लवणीय व क्षारीय मृदा। बात करते हैं क्या गुण हैं, क्या प्रमुख चीजें हैं। मुख्य रूप से शुष्क जलवायु में यह मिट्टी पाई जाती है। अगली बात, अभी हमने लैटेराइट मिट्टी में बात की थी किसकी, केशिका कर्षण के विपरीत की प्रक्रिया बात की थी मैंने, लैटराइजेशन, अपक्षालन या निक्षालन की।
इस मिट्टी में केशिका कर्षण की प्रक्रिया होती है। अभी हमने वहां बात की कि अक्षालन या निक्षालन में तो बालू और चूना मिट्टी के साथ जल के साथ घुलकर कहां जा रहा है, नीचे। इसमें क्या होता है, जिन एरियो में जल खड़ा रहता है वहां दलदल का निर्माण हो जाता है, तो नीचे सोडियम नमक जो है वो जल के साथ घुल जाता है और घुलकर पानी के साथ कहां जाता है, ऊपर। तो इस प्रक्रिया में सोडियम जैसे कण जो है, खनिज है, वो पानी के साथ घुलकर कहां जाते हैं, ऊपर, क्योंकि पानी खड़ा है वहां। और जैसे ही पानी भाप बनकर उड़ता है या उसका वाष्पीकरण होता है तो उस नमक की परत जो है वो मिट्टी के ऊपर बिछ जाती है, जिसे रे ऊसर कलर या लवणीय मृदा के या क्षारीय मृदा के रूप में जाना जाता है। तो इसमें खनिज नीचे से कहां आते हैं, ऊपर की ओर आते हैं। ये बात हम ध्यान रखेंगे। केशिका कर्षण की प्रक्रिया होती है, सोडियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम इसमें घुलकर कहां जा जाते हैं, ऊपर आ जाते हैं भाई, क्योंकि जल का क्या हो जाता है, वाष्पीकरण, और बाकी इन खनिजों की परत मिट्टी के ऊपर बिछी रह जाती है। इस मिट्टी में भी नाइट्रोजन और चूने की कमी है। वही बात, देखो हर प्रकार की मिट्टी में यही हो रहा है कि भारत में नाइट्रोजन की कमी है, तो नाइट्रोजन व चूने की इस मिट्टी में भी कमी पाई जाती है। इस बात का ध्यान रखेंगे। अब इस मिट्टी की एक खास विशेषता, तटीय क्षेत्रों के अंदर इसमें नारियल, मछली पालन और ताड़ की खेती बड़े अच्छे तरीके से होती है, ठीक है। और केरल, सुंदरवन, दक्षिणी पंजाब, दक्षिणी हरियाणा, ये जो क्षेत्र है और ये पूरा जो क्षेत्र है ज्वारीय वाला, और केरल के अंदर ये मिट्टियां बहुतायत में देखने को मिलती हैं भाई। कौन सी, लवणीय व क्षारीय मृदा। अब बात करते हैं अंतिम मृदा पर, जिसका नाम है पीट व जैविक मृदा। दलदली प्रकार की मिट्टी, पीट व जैविक मृदा पर बात करेंगे। अब दलदली क्षेत्रों में जब जैविक पदार्थों का अत्यधिक जमाव हो जाता है तो कौन सी मिट्टी बनती है, पीट या जैविक मिट्टी बनती है। तो ध्यान रखेंगे, दलदली क्षेत्रों में जैविक पदार्थ अधिक होने से इस मिट्टी का निर्माण होता है, अत्यधिक बारीक होती है, काली, भारी व अम्लीय होती है। काली, भारी व कौन सी होती है, अम्लीय प्रकृति की होती है ये मिट्टी। केरल के एलप्पी जिले में, केरल के एलप्पी जिले में, दूसरा उत्तराखंड के अल्मोड़ा में, और सुंदरवन में ये मिट्टी पाई जाती है भाई। ध्यान रखेंगे, केरल के अल्मोड़ा, केरल के एलप्पी, उत्तराखंड के अल्मोड़ा और इस जिले में ये भारत की कुल मिलाकर 8 मिट्टियां थी। जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल व पीली मिट्टी, पर्वतीय मृदा, मरुस्थलीय मृदा, लवणीय व क्षारीय मृदा, उसके बाद में पीट व जैविक मृदा और एक लेटराइट जो मिट्टी है। ये हमने सभी मिट्टियों पर बात की है आज, कुल 8। अभी हम एक और बिंदु देखेंगे। ये जो मिट्टियां हैं इनका सिर्फ हम ध्यान रखेंगे किस कौन सी मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है। भारत में इंसेप्टिसोल मृदा लगभग 39.74% भाग पर है, लगभग 40% भाग पर यह मिट्टी पाई जाती है। इसके बाद में एंटी और फिर अल्फी, यह लगभग 28% भाग पर पाई जाती है। और फिर अल्फी सोस जो है, एरिडी सोस बोलते हैं मरुस्थलीय मृदा को, एरिडी सोस बोलते हैं मरुस्थलीय मृदा को, यह बात आप ध्यान रखेंगे। वर्टिसोल बोलते हैं काली मृदा को। राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में आप देखेंगे काली मृदा, उसको वर्टिसोल्स कहा जाता है, मध्यम काली प्रकार की। ये कुल भारत में मिट्टियों का बिंदु था भाई, 8 मिट्टियां। कुछ यूएसडीए डिपार्टमेंट का किस मिट्टी में क्या प्रचुर है, क्या कमी है। तो चैनल को फिर से सब्सक्राइब करेंगे
धन्यवाद आप सभी का। अगली बार किसी और टॉपिक पर बात करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।